नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और क्लास को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों आप सभी लोग एक बार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती माता जी की जय बोलें। बोलो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती माता जी की जय। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आज इस क्लास में महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते हुए आप सभी लोग चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि क्या है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम होता है। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम क्या होता है देखेंगे आप सभी लोग। इसमें क्या होता है दोस्तों, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता क्या होती है दोस्तों, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता होती है। ठीक है दोस्तों, जिसके द्वारा क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। और दोस्तों अगर बात करते हैं मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप सभी लोग बताएं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आप सभी लोग कमेंट करें, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। संख्या में दोस्तों और जोड़ी में, दोनों आंसर आप सभी लोग बताएं। जोड़ी में कितना होता है दोस्तों और संख्या में कितना होता है, आप सभी लोग कमेंट करें। देखते हैं सबसे पहला किसका कमेंट आता है। हाँ आप सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं गुणसूत्र, तो गुणसूत्र की जो खोज है वह किसने किया था, W वाल्डेयर ने। किसने किया था दोस्तों, W वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज किया था। और दोस्तों अगर बात करते हैं मनुष्य में, तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों वह 46 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 46 होती है। अगर आपसे जोड़े में पूछा जाए तो दोस्तों कितना बताएंगे, 23 जोड़े। कितना बताएंगे दोस्तों, 23 जोड़े। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ शेयर करें आप सभी लोग। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, मनुष्य का अवशेषी अंग होता है। मनुष्य का अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, मनुष्य में जो कुछ अंग होते हैं वो पहले क्या होता था, कार्य में थे। ठीक है दोस्तों, पूर्व में क्या थे दोस्तों, वो कार्य में थे, लेकिन वर्तमान में क्या है दोस्तों, वो कार्य में नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर बात करते हैं कर्ण पल्लव की पेशियां, कर्ण पल्लव की जो पेशियां होती हैं दोस्तों वो क्या है, अवशेषी अंग है। निश्मेषक पटल, ठीक है दोस्तों, अक्लदाढ़, और दोस्तों उसके बाद कृमि रूपी परिशेषिका, ये सब दोस्तों क्या है, तो ये सब अवशेषी अंग हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्वजों में क्या है दोस्तों, ये पूर्वजों में दोस्तों ये कार्य में थे। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे, कार्य में थे, ये इनके द्वारा कार्य होता था, लेकिन वर्तमान में इनके द्वारा मनुष्य कार्य नहीं करता है। ठीक है, इनका उपयोग मनुष्य नहीं करता है, इसलिए ये मनुष्य के अवशेषी अंग हैं। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं क्या क्या है, कर्ण पल्लव पेशियां, निश्मेषक पटल, अक्लदाढ़ और क्या है दोस्तों, कृमि रूपी परिशेषिका।
ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, मनुष्य का अवशेषी अंग होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, आप सभी लोग क्लियर करते हुए चले दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट करते हुए चलें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? तो कहाँ से दोस्तों? प्लेटलेट्स। कहाँ से? प्लेटलेट्स। आप सभी लोग कमेंट करें कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। कमेंट करें आप सभी लोग, ब्रिजेश, अनिकेश, अजय, अंजनीश, दीपा। हाँ आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ आप सभी लोग कमेंट करें। अनुराग, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? तो यह दोस्तों प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है दोस्तों, वह कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? बिल्कुल सही, आप सभी लोगों का आंसर होता है, सही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? तो यह, हाँ चलिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है, कितना होता है दोस्तों? 3 से 6 मिनट। ठीक है दोस्तों, यह प्लेटलेट्स का नहीं दोस्तों, देखें यहाँ पे जीवन काल आपसे पूछा गया, तो यह दोस्तों कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है दोस्तों कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग का नाम। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग का नाम। तो दोस्तों एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इससे होता है पेचिस। क्या होता है दोस्तों? पेचिस होता है। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है? पेचिस रोग होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों। आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? पैथोजन। क्या कहते हैं? पैथोजन। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं दोस्तों? पैथोजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। दोस्तों आप 5 शाकाहारी जंतुओं के नाम बताएं। कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 5 शाकाहारी जंतुओं के नाम बताएं। ठीक है दोस्तों, और खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी आता है वो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी आता है। ठीक है, अब आपको शाकाहारी 5 जंतुओं के नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। अगला पॉइंट देखें दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? दोस्तों आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ें। देखेंगे जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल, दोस्तों पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, वह क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, और दोस्तों जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला क्या करता है? आहार अधिक लेता है, यानी कि अधिक खाता है, उन्हें कौन सा रोग नहीं होता? तो उन्हें दोस्तों एस्कॉर्बिक रोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी लोग एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी के स्रोत कमेंट करें। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, बताएं। ब्रजेश, अनुराग, अजय, अंजनीश,
हाँ बताएं आप सभी लोग। हाँ दीपा, आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ कमेंट करें आप सभी लोग, कमेंट करें। रंजीत, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग, कमेंट करें। और भी बच्चे बता रहे हैं, हाँ बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें आप सभी लोग। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, हाँ दोस्तों अगर बात करते हैं विटामिन सी, तो दोस्तों विटामिन सी का जो स्रोत होता है वह क्या होता है? खट्टे पदार्थ। विटामिन सी का जो स्रोत होता है दोस्तों वह क्या होता है? खट्टे पदार्थ। क्या होते हैं दोस्तों? खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? विटामिन सी के स्रोत होते हैं। ठीक है, और इसके कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग हो जाता है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, बांझपन रोधी विटामिन है। बांझपन रोधी विटामिन है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है कि विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? बांझपन या नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी रोग होता है। ठीक है दोस्तों मैंने विटामिन की क्लास आप सभी लोगों को पढ़ाया है, तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर विटामिन की क्लास को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप जाकर विटामिन की क्लास को जरूर देखें अगर अभी तक आपने विटामिन की क्लास को नहीं देखा है। ठीक है, तो बांझपन रोधी विटामिन कौन से दोस्तों? विटामिन ई। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी या बांझपन रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है तो इनके सीरम में एंटीबॉडीज होगी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को। एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है तो इनके सीरम में एंटीबॉडीज होगी। तो कौन सी एंटीबॉडीज होगी दोस्तों? कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जल जनित रोग। जल जनित रोग, तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस रोग होता है, हेपेटाइटिस रोग यह जल जनित रोग है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर बात करते हैं कालरा रोग, तो कालरा रोग या दोस्तों जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला कालरा रोग है। ठीक है दोस्तों, किससे होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, किससे होता है दोस्तों? जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और जीवाणु की खोज किसने की? कमेंट करें आप सभी लोग, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जीवाणु की खोज किसने की? कमेंट करें आप सभी लोग, कमेंट करें आप सभी लोग, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। जीवाणु की खोज किसने की? कमेंट करें आप सभी लोग, बताएं आप सभी लोग, हाँ बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की? तो दोस्तों जीवाणु की खोज, जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है कि जीवाणु की खोज दोस्तों किसने किया है? जीवाणु की खोज किसने किया दोस्तों? लुवेनहॉक ने। किसने दोस्तों? लुवेनहॉक ने। किसने किया था दोस्तों? लुवेनहॉक ने जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंडा उत्तम स्रोत है। अंडा उत्तम स्रोत है, तो दोस्तों जो अंडा होता है यह सबसे अच्छा, इससे क्या प्राप्त होता है दोस्तों? प्रोटीन। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? अंडे से प्रोटीन प्राप्त होता है। और प्रोटीन के और भी स्रोत हैं दोस्तों, जैसे सोयाबीन है, दाल है। ठीक है दोस्तों, और भी हैं जिनसे क्या होता है? हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो अंडा दोस्तों यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है? जीवाणुओं या बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। जीवाणुओं या बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का नाम। तो दोस्तों जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो कौन कौन से रोग दोस्तों फैलते हैं? तपेदिक हो गया, जिसे क्या कहा जाता है? हाँ, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? टीबी भी कहा जाता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस।
ठीक है, नामक जीवाणु के द्वारा होता है। निमोनिया, मियादी बुखार जिसको हम लोग टाइफाइड कहते हैं, यह दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने WhatsApp ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या है दोस्तों अगला पॉइंट, समझते हैं। सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। कथन सेलुलोज के बारे में सही है। तो दोस्तों सेलुलोज क्या होता है, यह मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। जो सेलुलोज होते हैं दोस्तों, यह मानव में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। या दोस्तों किसमें होते हैं, तो ये पौधों में। किसमें दोस्तों, पौधों में। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। ये दोस्तों सेलुलोज किसमें, तो पौधों में होते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। किसमें होते हैं, तो पादप में होते हैं, पेड़ पौधों में होते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है अगला पॉइंट, सिर और ऊपरी खोपड़ी के बीच, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ा एक उदाहरण है। या आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। तो क्या है दोस्तों, बद्ध संधि। क्या दोस्तों, बद्ध संधि या फिक्स्ड ज्वाइंट का। किसके है दोस्तों, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जो जोड़ का उदाहरण है वह दोस्तों क्या है, बद्ध संधि या फिक्स्ड ज्वाइंट का। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। देखते हैं कितने लोगों को क्लियर हो चुका, कितने लोगों को क्लियर हो चुका। हाँ, आप सभी लोग थंबनेल करें। आप सभी लोग थंबनेल करें। देखते हैं कितने लोगों को क्लियर हो चुका है, कितने लोगों को क्लियर हो चुका है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अगला पॉइंट क्या है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो दोस्तों अब आपको दांतों के क्रम बताना है। आगे से मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों को आगे से क्या बताना है दोस्तों, पीछे की ओर का क्रम। आगे से पीछे की ओर का क्रम बताना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है कि पहले दोस्तों क्या होता है, कृंतक। क्या होता है दोस्तों, कृंतक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रदनक। क्या होता है दोस्तों, रदनक होता है। क्या होता है, रदनक। और फिर क्या होता है दोस्तों, अग्रचर्वणक। क्या होता है दोस्तों, अग्रचर्वणक। क्या होता है, अग्रचर्वणक। फिर क्या होता है दोस्तों, चर्वणक होता है। क्या होता है, चर्वणक होता है। तो ये हमारे दांतों का क्रम है दोस्तों। ठीक है, दांतों का क्रम आगे से पीछे की ओर का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के मुख में क्या होता है दोस्तों, दो जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक निचली जबड़ा होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जबड़े में एक वयस्क मनुष्य में 16 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं दोस्तों, तो 16 दांत होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब आप 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 दांत। ठीक है, कितने दांत, 32 दांत। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं दोस्तों, 32 दांत होते हैं। ठीक है, आप सभी लोग
ध्यानपूर्वक सुने दोस्तों और इसको नोट करते हुए चलें, ठीक है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। तो एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत दोस्तों? 32 दांत होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूध के दांत कितने होते हैं तो कमेंट करें आप सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। कमेंट करें आप सभी लोग, ब्रिजेश, अनकेश, अजय, रंजीत, अंजनीश, शिव कुमार, हाँ शिव कुमार, चलो हाँ कमेंट करो। दीपा, हाँ आप सभी लोग कमेंट करिए। और भी बच्चे, प्रकाश, हाँ कमेंट करो भाई, कमेंट करो। चलिए बिल्कुल सही, हाँ कमेंट करो, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं कि जो दूध के दांतों की संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है, तो दूध के दांत कितने होते हैं दोस्तों? दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं दूध के दांत, ठीक है दोस्तों। वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है वह क्या होता है? तो आप सभी लोग कमेंट करें। वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है दोस्तों वह क्या होता है? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? हाँ बताएं आप सभी लोग दोस्तों, हाँ कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं वयस्क मनुष्य में जो दंत सूत्र होता है वह तो कितना होता है, तो देखेंगे आप सभी लोग, देखेंगे दोस्तों। अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों क्या है? ऊपरी जबड़ा। क्या है दोस्तों? ऊपरी जबड़ा। और इसमें क्या होते हैं? दांत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दांत होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? दांत होते हैं। और ये निचली जबड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो निचली और ऊपरी जबड़ा में अगर दांतों की संख्या, तो मैंने आपको बताया कि वयस्क मनुष्य में ऊपरी जबड़े में कितने दोस्तों? 16, और निचले जबड़ा में भी कितने दोस्तों? 16। तो आइए दोस्तों हम लोग इनको जानते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं कृंतक, तो दोस्तों कृंतक जो होता है दोस्तों, यह पहले हम एक जबड़े की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक जबड़े की ऊपरी या निचली किसी भी जबड़े की बात करते हैं दोस्तों। तो पहले ऊपरी जबड़े की अगर बात करते हैं तो देखेंगे आप दांतों की अगर जो देखेंगे तो दोस्तों अगर दांतों की संख्या की बात करते हैं तो ऊपरी जबड़े में दोस्तों कृंतक की अगर बात करते हैं दोस्तों, कृंतक कितना होता है दोस्तों? 2 जोड़ी होता है। कितना दोस्तों? 2 जोड़ी होता है। कितना होता है? 2। और 2 जोड़ी तो संख्या में दोस्तों कितने हो जाएंगे? 2 जोड़ी संख्या में कितने दोस्तों? 4 हो जाएंगे, ठीक है कृंतक। उसके बाद दोस्तों रदनक, तो रदनक दोस्तों कितने होते हैं ऊपरी जबड़े में? तो कितने होते हैं दोस्तों? 1 जोड़ी होते हैं। और 1 जोड़ी का मतलब दोस्तों कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। संख्या में अगर बात करते हैं तो 2 होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं अग्रचर्मणक, यहाँ लिख दे रहे हैं अग्रचर्मणक। हाँ आप सभी लोग नोट करते हुए चलें दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक समझें और अपने कॉपी में नोट करते हुए चलें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग इस महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अग्रचर्मणक की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अग्रचर्मणक ऊपरी जबड़े में, प्रत्येक जबड़े की बात हो रही दोस्तों, ठीक है। तो अग्रचर्मणक जो होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो यह दोस्तों कितना होता है? 2 जोड़ी होता है, ठीक है 2 जोड़ी होता है। तो दोस्तों अगर 2 जोड़ी तो संख्या में कितने? 4 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, चर्मणक, तो दोस्तों चर्मणक कितना होता है? चर्मणक जो होता है दोस्तों यह कितना होता है? तो यह दोस्तों होता है 3 जोड़ी। और 3 जोड़ी दोस्तों संख्या में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपरी जबड़े की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से निचले जबड़े में भी होते हैं। तो देखेंगे कृंतक दोस्तों कितना है? 2 जोड़ी और संख्या में 4। संख्या में दोस्तों कितना है? संख्या में आप देख रहे हैं जैसा कि संख्या में कितना है? 4 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रदनक की बात करते हैं, तो रदनक दोस्तों यह 1 जोड़ी है और संख्या में 2 है। उसके बाद दोस्तों अग्रचर्मणक की बात करें तो यह दोस्तों 2 जोड़ी है, संख्या में 4 है। उसके बाद अग्रचर्मणक दोस्तों, तो यह जोड़ी में तो 3 है और संख्या में 6 है। तो देखेंगे दोस्तों 2
और 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 और 6 4 10 और 6 4 10 और 10 6 16। तो प्रत्येक जबड़े में दोस्तों कितने 16 और इसी तरह दूसरे जबड़े में दोस्तों 2 जबड़े होते हैं तो 16 ऊपर और 16 नीचे। तो एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत हो गए दोस्तों 32 दांत होते हैं। ठीक है दोस्तों 32 दांत होते हैं। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो क्लियर हो चुका दोस्तों। तो एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें। ठीक है हाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों वह अब आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। हम लोगों ने इस पॉइंट तक देख लिया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं मूत्र के मार्ग का सही क्रम तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि दोस्तों विक्र के बाद मूत्रवाहिनी में, उसके बाद दोस्तों कहाँ मूत्राशय में, फिर दोस्तों कहाँ मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के सही क्रम में जो उसका मार्ग है दोस्तों उसको सही क्रम में दर्शाना है। तो दोस्तों पहले विक्र, उसके बाद कहाँ मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय और फिर दोस्तों मूत्र मार्ग उसके द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं पोलियो का कारण है। दोस्तों पोलियो जो रोग होता है यह किसके कारण होता है? पोलियो रोग या किसके कारण होता है? तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि पोलियो रोग किसके कारण होता है दोस्तों? विषाणु या वायरस के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? विषाणु या वायरस के कारण होता है। ठीक है अब आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों कि विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज किसने की? देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। ठीक है दोस्तों तो आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आ रहा है। हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ और लोग कमेंट करें, और सभी लोग कमेंट करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं दोस्तों कि जो विषाणु की खोज है दोस्तों वह किसने किया था? तो आइवानोवस्की ने किया था। किसने किया था दोस्तों? आइवानोवस्की ने किया था। किसने किया था दोस्तों? आइवानोवस्की ने विषाणु की खोज किया था। ठीक है दोस्तों चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या है? मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह समुच्चय जो कोई पाचन कार्य नहीं करता। मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह समुच्चय जो कोई पाचन कार्य नहीं करता। तो बताएं दोस्तों। हाँ क्या है इसका आंसर दोस्तों? ग्रसिका, वृदांत और मलाशय। ठीक है दोस्तों ये क्या करते हैं? भोजन के पाचन का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह समुच्चय जो पाचन कार्य नहीं करता। तो क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों? ग्रसिका, वृदांत और आपके मलाशय। ठीक है दोस्तों तो ये 3 अंग मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों। ठीक है आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, शेयर करें। हाँ चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं क्या है?
जिस तालाब से जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। जिस तालाब से जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में किस तत्व की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो किस तत्व की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए दोस्तों, तो आयोडीन तत्व की पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जिस तालाब में दोस्तों टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में क्या होना चाहिए दोस्तों, आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं मानव में जनन अवधि की घटनाओं का सही क्रम, तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, पहले युग्मक बनना, फिर निषेचन, फिर युग्मनज, फिर दोस्तों क्या, भ्रूण। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं। देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पे दोस्तों, जैसे दोस्तों क्या करता है, नर और ये मादा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग समझेंगे दोस्तों और अपने कॉपी में नोट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, नर क्या करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है। नर क्या करता है दोस्तों, नर युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, और मादा या दोस्तों मादा युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, किसका करती है, मादा युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं, नर क्या करता है, नर युग्मक। नर युग्मक क्या कहलाता है दोस्तों, मानव में शुक्राणु। क्या कहलाता है दोस्तों, शुक्राणु। क्या कहलाता है, शुक्राणु। और मादा युग्मक, और मादा युग्मक क्या होता है दोस्तों, अंडाणु। क्या कहलाता है दोस्तों, अंडाणु। मादा युग्मक क्या है दोस्तों, अंडाणु है। ठीक है, और दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु को जो मिलने की प्रक्रिया होती है, शुक्राणु और अंडाणु के जो मिलने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, निषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, निषेचन कहते हैं। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु को जो मिलने की प्रक्रिया है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, निषेचन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों निषेचन के बाद क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों, युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और यही युग्मनज आगे चलकर दोस्तों क्या करेगा, आगे चलकर यही युग्मनज भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका दोस्तों, भ्रूण का निर्माण करेगा। और यही भ्रूण आगे चलकर शिशु या संतान का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, यही भ्रूण आगे चलकर शिशु या संतान का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें। अगर आप सभी लोगों को यह पॉइंट क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी लोगों को यह पॉइंट क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो थंबनेल करें आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आप सभी लोग थंबनेल करें एक बार। हाँ, एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात है। मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्षुद्रांत और बृहदांत की जो लंबाइयों का अनुपात है दोस्तों, वह कितना होता है, तो 5:1 का होता है। कितना दोस्तों, 5:1 का होता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात कितना होता है दोस्तों, 5:1 का अनुपात होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है।
मानव शरीर का जो तापमान है दोस्तों, सामान्य तापमान, वह डिग्री सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करते हैं फारेनहाइट में, तो दोस्तों फारेनहाइट में कितना होता है? फारेनहाइट में दोस्तों 98.6 फारेनहाइट होता है। कितना होता है दोस्तों? 98.6 फारेनहाइट होता है। अगर वहीं पे अगर बात करते हैं दोस्तों डिग्री सेल्सियस में, तो कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का सामान्य तापमान। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट करते हुए चलें दोस्तों। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो वह दोस्तों थायराइड ग्रंथि है। कौन सी दोस्तों? कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आयोडीन की कमी से होता है वह कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य में घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वह सूज जाती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है? आहार नाल, जिसे हम लोग पाचन नली कहते हैं, ठीक है दोस्तों, में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है। नीचे की ओर गति करता है क्योंकि दोस्तों ग्रास नली, जिसे ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि दोस्तों ग्रास नली या ग्रसिका की भित्ति पेशी संकुचन करती है। जब पेशी संकुचन करते हैं दोस्तों, तो भोजन क्या होता है? नीचे की ओर चला जाता है, नीचे की ओर गति करता हुआ चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने दोस्तों, पॉइंट क्या है? व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्रैम्प का मतलब दोस्तों क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है दोस्तों? कभी कभी क्या होता है, व्यायाम करते करते समय कभी कभी हमारे पेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों? तो इसका कारण ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होना। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज का क्या होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण हमारे पेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यायाम करते समय, खेलते कूदते समय क्या होता है दोस्तों? हमारी पेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों? इसका कारण ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन ना होना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आहारी रेशे क्या होते हैं दोस्तों? तो रुक्षांश, ये दोस्तों क्या कहलाते हैं? आहारी रेशे कहलाते हैं। रुक्षांश ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? आहारी रेशे कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, तो वह दोस्तों क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है दोस्तों? वह गैस जिससे रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और जिससे क्या होता है दोस्तों? दम घुटता है। तो वह कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। कौन सी गैस है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है? प्रतिजैविक, खाली स्थान आपका दिया गया है, के उपचार में प्रभावी है। प्रतिजैविक, खाली स्थान आपका दिया गया है, के उपचार में प्रभावी है। तो किसके उपचार में है दोस्तों? उपचार में प्रभावी है। तो वह दोस्तों प्रतिजैवी हैजा के उपचार में प्रभावी है। किसके दोस्तों? हैजा के उपयोग में प्रभावी है। ठीक है दोस्तों, हैजा के उपचार में क्या है दोस्तों? प्रभावी है। ठीक है, अब आपको यह बताना है दोस्तों कि जो हैजा बीमारी है यह किससे होती है?
ठीक है दोस्तों, हैजा जो बीमारी है यह किससे होती है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है। मनुष्य का जो अंगूठा होता है दोस्तों, वो बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से क्या करता है, गति करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। तो इसमें दोस्तों क्या उपस्थित होती है, इसमें सैडल संधि उपस्थित होती है। कौन सी संधि दोस्तों, तो इसमें दोस्तों सैडल संधि उपस्थित होती है। कौन सी संधि दोस्तों, सैडल संधि के द्वारा अंगूठा क्या होता है दोस्तों, बाकी अंगुलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता पूर्वक से गति करता है। ठीक है दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण, तो सैडल संधि की उपस्थिति के कारण जो अंगुलियां के अपेक्षा अंगूठा क्या होता है दोस्तों, अंगूठा स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और बहुत अच्छा टॉपिक है, देखेंगे आप सभी लोग क्या है दोस्तों, देखेंगे पहला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, जल में घुलनशील विटामिन युग्म है। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कौन कौन सी विटामिन है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन भी क्लास में पढ़ाया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी लोग उस क्लास को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हाँ शेयर करें आप सभी लोग, और अपनी संख्या को बढ़ाएं और अधिक, अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाएं दोस्तों आज की इस क्लास में। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों, और जितने भी तथ्य हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करें। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, जल में घुलनशील विटामिन युक्त। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है कि जो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोस्तों हैं, ये दोस्तों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको कमेंट करके यह बताना है दोस्तों कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, यह आपको बताना है। कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील, किसमें दोस्तों, वसा में घुलनशील। हाँ कमेंट करें आप सभी लोग, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। आप सभी लोग बताना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। ठीक है, तो कमेंट करें आप सभी लोग, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग, कमेंट करें आप सभी लोग। हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें, कुछ लोगों का तो आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है दोस्तों, कौन कौन सी हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है दोस्तों वह कौन कौन सी है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के, ये दोस्तों विटामिन क्या हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है दोस्तों, कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग, कमेंट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन डी की कमी से, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, सूखा रोग होता है, और इसी रोग को रिकेट्स भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है दोस्तों, रिकेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करते हैं विटामिन ई, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी। क्या होता है दोस्तों, नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी। कौन सा रोग होता है दोस्तों, नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी। यह विटामिन ई की कमी से होता है, जनन क्षमता में कमी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन के, तो विटामिन के दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है, रुधिर का थक्का ना बनना, रुधिर का थक्का ना बनना। ठीक है दोस्तों, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ें। आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। हाँ, थंबनेल करें आप सभी लोग। चलिए, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों पॉइंट, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने है, शरीर वर्धक भोजन होता है, शरीर वर्धक भोजन होता है। तो दोस्तों शरीर वर्धक जो भोजन होता है वह दोस्तों क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है दोस्तों, शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक अचल संधि है, एक अचल संधि है। तो दोस्तों एक अचल संधि या दोस्तों कपाल की अस्थियों के मध्य होती है। एक अचल संधि दोस्तों या क्या है, कपाल की अस्थियों के मध्य की संधि को एक अचल संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कपाल की अस्थियों के मध्य जो संधि होती है दोस्तों, वह कैसे संधि होती है, तो एक अचल संधि है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है, विटामिन जो हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करती है। विटामिन जो हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करती है। तो दोस्तों विटामिन जो सी है, यह दोस्तों हमारे नेत्र व त्वचा के संक्रमण की रक्षा करती है। कौन सी विटामिन दोस्तों, विटामिन सी। और विटामिन सी का जो स्रोत माना जाता है दोस्तों वह क्या है, तो खट्टे पदार्थ, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, ये दोस्तों क्या हैं, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या हैं, ये सब विटामिन डी नहीं दोस्तों, विटामिन सी। किसके स्रोत दोस्तों, विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत खट्टे पदार्थ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है, यह किसको परिवर्तित करता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है। इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन यह क्या करता है दोस्तों, तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, किसको परिवर्तित करता है इंसुलिन हार्मोन्स, तो इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। तो आप सब लोग एक बार हमें थंबनेल करें। अगर आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार हमें थंबनेल करें। ठीक है, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है, धातु परमाणु से युक्त विटामिन है, धातु परमाणु से युक्त विटामिन है। तो दोस्तों धातु परमाणु से युक्त विटामिन जो विटामिन B12 होती है, यह दोस्तों धातु परमाणु से युक्त विटामिन है। क्योंकि दोस्तों जो विटामिन B12 है, इस विटामिन में क्या पाया जाता है, तो इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है। नोट करते हुए चले दोस्तों, ये सब आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है, आप सभी लोग अपने
कॉपी में इसको नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया कि जो विटामिन B12 है, ये इस विटामिन में क्या होता है दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन सी है, तो विटामिन B12 है। ठीक है दोस्तों, धातु परमाणु से युक्त कौन सी विटामिन है, तो विटामिन B12 है दोस्तों। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है, अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रवस्था में जीन विनिमय होता है। अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रवस्था में जीन विनिमय होता है, स्थूलपट्ट पेक्टिन अवस्था में। किसमें होता है दोस्तों, किसमें होता है, तो किसमें होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रवस्था में जीन विनिमय होता है, तो किसमें होता है दोस्तों, स्थूलपट्ट अवस्था में। और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पेक्टिन अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, किस कोशिकांग का अन्य नाम पैलेट कण भी है। किस कोशिकांग का अन्य नाम पैलेट कण भी है, तो दोस्तों किस कोशिकांग का अन्य नाम पैलेट कण भी है, तो दोस्तों राइबोसोम का अन्य नाम पैलेट कण भी है। ठीक है दोस्तों, क्या है, पैलेट कण। और दोस्तों इस राइबोसोम की जो खोज है वह पैलेट ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम की खोज किसने किया था दोस्तों, तो पैलेट ने ही किया था। ठीक है, अब आप सभी को कमेंट करके यह बताना है दोस्तों कि किसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। किसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, कमेंट करें आप सभी लोग। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग, किसे कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। तो दोस्तों किसे कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री, किसे कहा जाता है दोस्तों, राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रोटीन का फैक्ट्री। तो राइबोसोम को दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है, ग्रेस्टिन करता है। तो यह दोस्तों जठर रस श्रावण का प्रेरण करता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेस्टिन क्या करता है, जठर श्रावण का प्रेरण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। अगला पॉइंट जो है यह आपके परीक्षा के दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिग्रह, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है, शक्तिगृह कहा जाता है, या दोस्तों विद्युत घर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति घर या बिजली घर या विद्युत घर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की कहा जाता है। किससे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की दोस्तों, तो हाँ कमेंट करें आप सभी लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया की किसने खोज की। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया। हाँ कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट करें आप सभी लोग, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सभी लोगों का आंसर सही है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वह किसने किया दोस्तों? तो अल्टमान ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। किसने किया था दोस्तों? अल्टमान ने। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है दोस्तों अगला पॉइंट? चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग दोस्तों, तो वायरस जनित रोग देखेंगे तो दोस्तों जो पोलियो होता है वह दोस्तों क्या होता है? वायरस जनित रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग और भी वायरस के द्वारा मानव में जो रोग होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा होने वाले मानव में रोग। होने वाले मानव में रोग। जो विषाणु या वायरस के द्वारा मानव में रोग होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे। तो वायरस के होने वाले मानव में रोग। ठीक है दोस्तों, वायरस के द्वारा कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों? ए पो ख रे छे। ये दोस्तों 5 ऐसे महत्वपूर्ण रोग हैं जो दोस्तों किससे होते हैं? तो विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों? हमारी ट्रिक है एपोखरेचे। क्या है दोस्तों ट्रिक? एपोखरेचे, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं ए से, तो ए से क्या होता है दोस्तों? एड्स। क्या होता है? एड्स। तो एड्स रोग दोस्तों यह किससे होता है? यह दोस्तों वायरस के द्वारा होता है। किससे होता है दोस्तों? तो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, पोषो क्या बनता है दोस्तों? पोषो पोलियो बनता है। पोलियो रोग दोस्तों किससे होता है? तो पोलियो रोग दोस्तों किससे होता है? तो यह दोस्तों वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करते हैं तो ख से क्या बनता है दोस्तों? खसरा। क्या बनता है दोस्तों? खसरा जो रोग है यह भी दोस्तों किससे होता है? तो यह भी किससे होता है? वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। किससे दोस्तों? वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। आगे दोस्तों रे से, तो रे से क्या बनेगा दोस्तों? रेबीज। जो रेबीज रोग होता है दोस्तों यह भी दोस्तों किससे? तो यह भी विषाणु से होता है। ठीक है दोस्तों, रेबीज रोग किससे होता है? तो यह दोस्तों विषाणु से होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद अगर बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों? चे से क्या बनता है दोस्तों? चेचक। दोस्तों जो चेचक रोग होता है यह भी क्या होता है? यह भी विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, किससे होता है? विषाणु के द्वारा होता है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? एपोखरेचे। क्या है ट्रिक दोस्तों? एपोखरेचे। इससे क्या बनेगा दोस्तों? एड्स। इससे क्या बनेगा? एड्स। पो से क्या बनेगा दोस्तों? पोलियो। ख से क्या बनेगा दोस्तों? खसरा। रे से क्या बनेगा? रेबीज। और चे से क्या बनेगा दोस्तों? चेचा। तो ये दोस्तों 5 महत्वपूर्ण रोग हैं जो वायरस या विषाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर क्लियर हो चुका आप सभी लोगों को, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आप सभी लोग थंबनेल करें एक बार दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों को क्लियर हो चुका। आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, देखते हैं कितने लोगों को क्लियर हो चुका। आप सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों, आप सभी लोग थंबनेल करें, देखते हैं कितने लोगों को क्लियर हो चुका। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है?
भोजन में किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? भोजन में किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी रोग होता है। भोजन में किसकी कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और दोस्तों अगर बात करते हैं विटामिन ए का, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट करें आप सभी लोग, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको दोस्तों क्या बताना है? विटामिन ए का रासायनिक नाम। कमेंट करें। ब्रजेश, अनिकेश, रंजीत, दीपा, ज्ञान बाबू, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। प्रकाश, कमेंट करें आप सभी लोग। हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। अंजनीश, कमेंट करें आप सभी लोग। हाँ कमेंट करें। अजय, कमेंट करें आप सभी लोग। कमेंट करें आप सभी लोग। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। चलें आगे की ओर बढ़ें दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला जो तंत्र है दोस्तों वह क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा तंत्र है दोस्तों? प्रतिरक्षा तंत्र। यह दोस्तों एड्स बीमारी से प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी लोगों को एड्स का पूरा नाम कमेंट करके बताना है। एड्स का पूरा नाम कमेंट करके बताना है। एड्स और HIV, ठीक है, एड्स और HIV का पूरा नाम कमेंट करके बताना है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने कल आंसर दिया था कि जो एड्स होता है दोस्तों यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आप सभी लोग दोस्तों एड्स और HIV का पूरा नाम कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। हाँ आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग। आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। कमेंट करें आप सभी लोग। हाँ आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एड्स, तो एड्स का जो पूरा नाम होता है वह दोस्तों क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है दोस्तों एड्स का पूरा नाम? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं HIV, तो HIV का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है दोस्तों, और एड्स का क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और HIV का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आगे की ओर बढ़ें। थंबनेल करें आप सभी लोग एक बार। हाँ थंबनेल करें आप सभी लोग दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र हो जाती है? शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र हो जाती है? तो दोस्तों शरीर के यकृत भाग में। किस भाग में दोस्तों? शरीर के यकृत भाग में विटामिन ए दोस्तों क्या होती है? यह एकत्रित या संचित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, किस भाग में शरीर के? तो यकृत भाग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है। क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं क्या है? बहुत अच्छा पॉइंट है, देखेंगे आप सभी लोग। मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है।
मानव शरीर में परासरण नियंत्रित या नियंत्रण करने वाला अंग है। तो मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला जो अंग है दोस्तों वह क्या है? विक्र। क्या है दोस्तों? विक्र। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? खाद्य विषाक्तता से संबंधित बैक्टीरिया है। जो भोजन को दूषित करता है दोस्तों, खराब करता है, वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो कौन सा बैक्टीरिया है दोस्तों? खाद्य विषाक्तता से संबंधित बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया है दोस्तों? कौन सा है? क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्या है दोस्तों? क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। यह दोस्तों जो बैक्टीरिया है यह खाद्य विषाक्तता से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है वह दोस्तों दो रोग होते हैं। कौन कौन से रोग दोस्तों? एक होता है मेरेस्मस और एक क्या होता है दोस्तों? क्वाशिरकोर। क्या होता है दोस्तों? क्वाशिरकोर। ठीक है, एक क्या होता है? मेरेस्मस और एक क्या होता है दोस्तों? क्वाशिरकोर। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशिरकोर और मेरेस्मस रोग होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है दोस्तों, जो ब्लड होता है, जो खून होता है दोस्तों, यह क्या होता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है दोस्तों? लाल दिखाई देता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों कि रक्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग, रक्त का पीएच मान कितना होता है। कमेंट करें आप सभी लोग, रक्त का पीएच मान कितना होता है। कमेंट करें आप सभी लोग। हाँ, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग कमेंट करते रहें दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो दोस्तों कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो दोस्तों हैजा रोग। यह दोस्तों क्या होता है? दूषित जल के सेवन से होता है। जो हैजा रोग होता है दोस्तों, यह क्या होता है? दूषित जल के सेवन से होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? रक्त में किसकी अधिकता से दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो दोस्तों रक्त में नाइट्रेट किसकी दोस्तों अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से। किसकी दोस्तों? नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगला पॉइंट दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अपनी संख्या को और बढ़ाएं। हाँ, आप सभी लोग अपनी की संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। हाँ, लाइक कर दें आप सब लोग वीडियो को दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? दोस्तों हाँ, इसके जो प्रयोग है दोस्तों वह हृदय की कमजोरी के निर्णय के प्रयोग के लिए किया जाता है। अब आपको दोस्तों ईसीजी का पूरा नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है, तो आप सभी लोग कमेंट करें कि ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है, तो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट करें आप सभी लोग, सबसे पहले किसका आंसर आता है। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग, ईसीजी का पूरा नाम। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी लोग सही बता रहे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरुरज्ज का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। क्या होता है दोस्तों? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। क्या होता है दोस्तों मेरुरज्जु का कार्य? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है दोस्तों? दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। किसका होती है दोस्तों? प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या होता है दोस्तों? दाल होता है, अंडा होता है, मांस होता है, सोयाबीन होता है। ये दोस्तों क्या हैं? ये सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। क्या क्या दोस्तों? प्रोटीन के अच्छे स्रोत आपके दाल, सोयाबीन, अंडा और आपके क्या दोस्तों? दाल। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आपके प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? शहद का प्रमुख घटक है। शहद का जो प्रमुख घटक है दोस्तों वह क्या है? तो वह है दोस्तों फ्रक्टोज। क्या है दोस्तों शहद का प्रमुख घटक? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। क्या होता है दोस्तों? फ्रक्टोज होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द का जनक, एकदम सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन, क्या है दोस्तों? कश्मीर फंक। कौन है दोस्तों? सी फंक। ठीक है, विटामिन शब्द का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? सी फंक को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सी फंक को क्या कहा जाता है दोस्तों? विटामिन शब्द के जनक इनको कहा जाता है। सी फंक को क्या कहा जाता है दोस्तों? विटामिन शब्द के जनक। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो हैजा रोग से शरीर का जो आंत है दोस्तों यह प्रभावित होता है। कौन सा अंग दोस्तों? तो हैजा रोग से शरीर का आंत अंग प्रभावित होता है। कौन सा अंग दोस्तों? आंत प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है? मलेरिया से प्रभावित अंग। मलेरिया से प्रभावित अंग दोस्तों, मलेरिया से जो प्रभावित अंग होता है वह दोस्तों क्या है? तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। क्या है दोस्तों मलेरिया से प्रभावित अंग? तो दोस्तों तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? आरबीसी। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? आरबीसी एवं तिल्ली। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों, जिससे कि आप सभी लोगों की और संख्या बढ़ सके। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है, जिससे कि आप सभी लोगों की संख्या बढ़ सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट क्या है? इंसुलिन के अतिश्रवण से रोग होता है। इंसुलिन के अतिश्रवण से रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा रोग होता है दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया रोग इंसुलिन के अतिश्रवण से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों मानव प्लीहा को नियंत्रित क्या करता है? रक्त आयतन नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है तो कौन करता है दोस्तों? रक्त आयतन नियंत्रित करता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट क्या है? सिकम ... आपका खाली स्थान दिया गया है, पाचन के काम आता है। दोस्तों जो सिकम है यह सेलुलोज के पाचन के काम में आता है। किसके पाचन में काम में आता है दोस्तों? तो सेलुलोज के पाचन के काम में आता है। जो सिकम है दोस्तों यह सेलुलोज के पाचन के काम में आता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं
किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो किसकी सहायता से दोस्तों? लाल रक्त कणिका या लोहित कोशिकाएं से क्या होता है दोस्तों? रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? लाल रक्त कणिका या लोहित कोशिकाएं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, मनुष्य में लाल रुधिराणु या दोस्तों आरबीसी, लाल रुधिराणु को क्या कहा जाता है दोस्तों? आरबीसी का जीवन काल होता है। तो दोस्तों मनुष्य में आरबीसी या लाल रुधिराणु का जो जीवन काल वह दोस्तों मैंने आपको बताया है दोस्तों ऑप्शन क्लास में, कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। कितना होता है दोस्तों आरबीसी का जीवन काल? तो 120 दिन होता है। ठीक है, चलिए अब आप सभी लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें। दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग, जैसा कि आप लिखा भी है आंसर इसका। तो अगले पॉइंट की ओर हम लोग समझते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य में जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वह दोस्तों 12 जोड़ी, कितना दोस्तों? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है दोस्तों? तो 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? दोस्तों अगर बात करते हैं कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो कौन सी कहलाती है दोस्तों? लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, और इसे ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम या दोस्तों पाचन थैली कहलाती है, और इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब आप सभी लोग कमेंट करके यह बताना है कि दोस्तों लाइसोसोम की खोज किसने की? ठीक है, कमेंट करें आप सभी लोग कि लाइसोसोम की खोज किसने की? ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करें आप सभी लोग, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग कि लाइसोसोम की खोज किसने की। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक है, तो दोस्तों असामान्य घटक क्या है? एल्ब्यूमिन। क्या है दोस्तों? एल्ब्यूमिन। यह दोस्तों मूत्र का क्या है? असामान्य घटक है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है दोस्तों? फेफड़े को। ठीक है दोस्तों, निमोनिया जो रोग होता है दोस्तों यह फेफड़े को प्रभावित करता है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग मात्रा होती है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग मात्रा होती है। तो दोस्तों मानव रक्त में जो प्लाज्मा की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है वह दोस्तों कितना होता है? तो 55 से 60%। कितना दोस्तों? 55 से 60% मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है। कितनी होती है दोस्तों? 55 से 60%। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है दोस्तों अगला पॉइंट? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो कौन सा अंग है दोस्तों? वह अंग यकृत है। कौन सा अंग दोस्तों वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो कौन सा अंग बनाता है दोस्तों? यकृत बनाता है। कौन सा अंग? यकृत बनाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है, तो वास्तव में हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वह दोस्तों वास्तव में है क्या? तो वास्तव में है दोस्तों क्या? वायरस। ठीक है दोस्तों, क्या है? वायरस। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तो क्या है अगला पॉइंट? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों यह मस्तिष्क के नीचे, कहाँ दोस्तों? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे
पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों पीयूष ग्रंथ? तब आप क्या बताएंगे कि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। क्या बताएंगे दोस्तों? मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं, तो वह कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? वह ग्रंथि अग्न्याशय है। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? अग्न्याशय ग्रंथि है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एक ग्रंथि जो है दोस्तों जिसमें क्या होता है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं, तो वह कौन सी ग्रंथि दोस्तों? वह है अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट को देखने से पहले दोस्तों एक मोटिवेशनल कोड हम लोग देखते हैं। मोटिवेशनल कोड क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, सॉरी दोस्तों, मोटिवेशनल कोड क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और दोस्तों ठान लो तो जीत होगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है दोस्तों। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग अपने आगे की ओर क्लास को बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो दोस्तों एस्ट्रोजन, यह जो हार्मोन है यह दोस्तों स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों जो ग्लूकोज होता है यह भोजन तुरंत क्या करता है दोस्तों? शक्ति प्रदान करता है। जो ग्लूकोज होता है दोस्तों यह भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। और दोस्तों जो ग्लूकोज है इसका अणुसूत्र क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। कमेंट करें आप सभी लोग। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? कमेंट करें। हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। हाँ कमेंट करें। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह दोस्तों कान में पाई जाती है। और कान में दोस्तों 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन? एक होता है आपका इनकस, एक होता है माइलस और एक होता है स्टेपिस। ठीक है दोस्तों, जो स्टेपिस हड्डी होती है यह दोस्तों सबसे हड्डी छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। और यह दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो यह मध्य कर्ण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो मध्य कर्ण में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। जैसा कि आप सभी लोग ग्लूकोज का जो अणुसूत्र बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? C6H12O6। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या बता रहे हैं आप सभी लोग? C6H12O6, यह ग्लूकोज का अणुसूत्र बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है अगला पॉइंट? किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो दोस्तों किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है दोस्तों? तो आयोडीन की कमी से दोस्तों क्या होता है? घेंघा रोग होता है।
किसकी कमी से दोस्तों? तो आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, क्या पूछा गया दोस्तों? नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी और विटामिन बी, ये दो विटामिन दोस्तों किसमें घुलनशील होती हैं? जल में। तो यह दोस्तों किसमें नहीं घुलनशील होगी? वसा में नहीं घुलनशील होगी। ठीक है दोस्तों, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? विटामिन बी और विटामिन सी, यह दोस्तों क्या होती है? विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है, यह किस में घुलनशील है दोस्तों? तो यह दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन होती है। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। रक्त समूह ओ कहलाता है, तो दोस्तों क्या कहलाता है? सार्वत्रिक दाता। क्या कहलाता है दोस्तों? सार्वत्रिक दाता। ठीक है दोस्तों, और एक ए बी क्या कहलाता है? हाँ कमेंट करें आप सभी लोग, ए बी क्या कहलाता है? अगर ओ दोस्तों सार्वत्रिक दाता कहलाता है तो ए बी क्या कहलाता है? ए बी क्या कहलाता है दोस्तों? सर्वग्राही। क्या कहलाता है दोस्तों? ए बी क्या कहलाता है? सर्वग्राही। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? ए बी रक्त समूह ये सबसे ग्रहण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो ओ रक्त समूह है यह क्या करता है? सर्वत्रिक दाता होता है, तो यह सभी रक्त समूह को दे सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करें, ठीक है, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। हाँ चलिए, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइलिन एंजाइम का संबंध है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है कि टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे होता है दोस्तों? तो लार से होता है। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे होता है दोस्तों? तो लार से होता है। किससे होता है दोस्तों? लार से होता है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? इंसुलिन जो होता है यह दोस्तों अग्नाशय से, किससे स्रावित होता है दोस्तों? अग्नाशय से स्रावित होता है, और यह एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। क्या होता है दोस्तों? अग्नाशय से। क्या दोस्तों? अग्नाशय से, अग्नाशय से स्रावित होता है, और यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? हार्मोन्स है। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? हार्मोन्स है, और यह दोस्तों अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? पैंक्रियाज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? पैंक्रियाज, और हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो अग्न्याशय कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन्स होता है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक, तो रक्त बैंक किससे कहा जाता है दोस्तों? प्लीहा को। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, और जिसका नाम दोस्तों क्या है? हीमोग्लोबिन। जिसका दोस्तों क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मधुमेह के लक्षण नहीं है, तो दोस्तों मधुमेह में या ऐसा कोई लक्षण नहीं है कि सांस की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मधुमेह जिसको डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है दोस्तों, उसमें यह कोई लक्षण नहीं होता कि सांस की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? तो शिशु रोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है? ताप या ज्वर को कम करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? ताप या ज्वर को कम करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? एंटीपायरेटिक्स।
किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? एंटीपायरेटिक्स। किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? एंटीपायरेटिक्स का। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन है, तो कौन सा विटामिन है दोस्तों? वह है विटामिन सी। कौन सा विटामिन है दोस्तों? विटामिन सी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों जो मेडुला होता है यह दोस्तों अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो मेडुला होता है यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है दोस्तों? तो किस दवाई का उपयोग होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का होता है। किसका उपयोग होता है दोस्तों? स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग प्लेग के उपचार में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का उपयोग प्लेग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अब आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल। तो दोस्तों विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल होता है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग विटामिन डी का रासायनिक नाम कमेंट करें। विटामिन डी का रासायनिक नाम कमेंट करें दोस्तों। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों, कितने लोगों का आंसर आता है, आप सभी लोग कमेंट करें। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? लाल रक्त कणिकाएं जो दोस्तों आरबीसी होती हैं वह शरीर के किस भाग में बनती है? तो वह शरीर के दोस्तों अस्थिमज्जा भाग में बनती हैं। किस भाग में बनती है दोस्तों? अस्थिमज्जा, जिसको बोन मैरो भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? तो किस भाग में बनती है दोस्तों? अस्थिमज्जा भाग में बनती हैं। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाएं दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी संख्या को और बढ़ाएं, आप सभी लोग अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों मलेरिया से प्लीहा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो मलेरिया से प्लीहा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वह AB होता है और सर्वदाता दोस्तों वह O होता है। सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है दोस्तों? AB होता है। सर्वग्राही रक्त समूह दोस्तों क्या होता है? AB होता है और सर्वदाता जो रक्त समूह होता है दोस्तों वह क्या होता है? O होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते हुए अपने कॉपी में चलें दोस्तों। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और इस महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि। दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ी अस्थि होती है वह दोस्तों फीमर होती है। क्या होती है दोस्तों? फीमर होती है। और दोस्तों यह दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो यह जांघा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है और दोस्तों यह कहाँ पाई जाती है? तो यह दोस्तों जांघा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करते हैं सबसे छोटी मानव शरीर की हड्डी, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों उसका क्या नाम है? स्टेपीज। और यह दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो यह दोस्तों मध्य कर्ण में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए औषधि प्रयुक्त की जाती है। बुखार है दोस्तों, उस शरीर के बुखार के जो शरीर में तापमान है दोस्तों उसको नीचे लाने के लिए मतलब कम करने के लिए दोस्तों किस औषधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बुखार उतारने वाली जो औषधि है दोस्तों, बुखार है तो तापमान हाई होगा दोस्तों। अब बुखार को कम करने, जब बुखार को कम करेंगे दोस्तों तापमान क्या होगा? नीचे होगा। तो किस औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों? किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? एंटीपायरेटिक्स का। किसका दोस्तों? एंटीपायरेटिक्स का किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस
वीडियो को शेयर करें दोस्तों, जिससे कि आप सभी लोगों की संख्या बढ़ सके। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है दोस्तों? तो यकृत अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है। ठीक है दोस्तों, यकृत अंग के अंदर पित्ताशय स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है कि खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बताएं दोस्तों, मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है कि मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, और इसकी जो खोज है दोस्तों वह विलियम हार्वे ने किया था। किसने दोस्तों? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, रक्तचाप निर्भर करता है। दोस्तों, जो रक्तचाप होता है यह सिस्टोलिक बल या हृदय निर्गमन एवं परिधि प्रतिरोध पर क्या करता है दोस्तों? निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो रक्तचाप निर्भर करता है सिस्टोलिकल बल पर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? ट्यूबेकाटमी। क्या कहलाता है दोस्तों? ट्यूबेकाटमी कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, रक्त कैंसर को कहा जाता है, ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकेमिया कहा जाता है। और दोस्तों, जो रक्त का पीएच मान होता है वह कितना होता है दोस्तों? तो वह कितना होता है? 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। कितना होता है दोस्तों रक्त का पीएच मान? तो 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि अगर रक्त का पीएच मान 7.4 है तो यह अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है? यह आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर रक्त का पीएच मान 7.4 है तो यह क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अल्जाइमर रोग संबंधित है। अल्जाइमर जो रोग है दोस्तों यह मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो दोस्तों जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह दोस्तों क्या है? अवटु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? अवटु ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? शरीर रचना विज्ञान। क्या कहलाता है दोस्तों? शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अभी मैंने आपसे पूछा क्या, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो दोस्तों 7.4 है तो यह क्या होगा दोस्तों? क्षारीय। तो रक्त क्या है दोस्तों? देखेंगे क्या लिखा हुआ है, रक्त क्षारीय है। क्या है दोस्तों? रक्त। तो रक्त क्या है दोस्तों? क्षारीय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विडाल परीक्षण। दोस्तों विडाल परीक्षण किया जाता है, तो दोस्तों जो टाइफाइड होती है उसमें क्या किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है या विडाल परीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विडाल परीक्षण किससे संबंधित है या विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? तब आप क्या बताएंगे? टाइफाइड। ठीक है, किससे बताएंगे दोस्तों? टाइफाइड से संबंधित है। चलिए अगला पॉइंट, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन सी स्वच्छता आती है? तो दोस्तों व्यक्तिगत यानी कि अपनी हम स्वयं साफ सफाई करें, तो हमारे शरीर तथा उसके अंगों की सफाई, या दोस्तों कैसी सफाई है? तो यह व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं क्या है, पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है? पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है?
सॉरी दोस्तों, चलिए हाँ, तो पर्यावरण स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है दोस्तों? तो हमारे घर, आसपास, सार्वजनिक स्थानों, चारों ओर के वातावरण की सफाई, यह दोस्तों क्या होता है? पर्यावरण स्वच्छता के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, क्या है? पायरिया रोग कैसे होता है? पायरिया रोग कैसे होता है? तो दोस्तों पायरिया रोग दांतों की ठीक प्रकार से सफाई न करने से होता है। ठीक है दोस्तों, पायरिया जो रोग होता है दोस्तों, यहाँ दांतों की ठीक प्रकार से सफाई न करने से होता है। किससे होता है दोस्तों? दांतों की ठीक प्रकार से सफाई न करने से होता है। अब आपने क्या किया है दोस्तों? खाना खाया, अब सही ढंग से आपने दांत की सफाई नहीं की, ठीक है, फिर आपने और भी चीज़ें खाया, तो सही ढंग से दांत की सफाई ना होने से क्या होता है दोस्तों? पायरिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, हम स्नान क्यों करते हैं? तो दोस्तों हम स्नान क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, शरीर को स्वच्छ एवं रोगाणु मुक्त रखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? स्नान करते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, शरीर को स्वच्छ रखने, रोगाणु से मुक्त रखने के लिए क्या होता है दोस्तों? हम क्या करते हैं? स्नान को करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? खुले में शौच, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके परीक्षा के दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य है। खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य तो कौन सा है राज्य दोस्तों? तो वह है सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो सिक्किम राज्य है जो दोस्तों क्या है? खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, ओडीएफ का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो ओडीएफ का जो पूरा नाम है वह दोस्तों क्या है? ओपन डिफिकेशन फ्री। क्या है दोस्तों ओडीएफ का पूरा नाम? ओपन डिफिकेशन फ्री। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके परीक्षा के दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब आप बताएंगे दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, कमेंट करें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, या दोस्तों दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है? जटिल पोषण पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को कहते हैं। जटिल पोषण पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पाचन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, आमाशय में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं। आमाशय में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? वमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वमन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, आंत की अपसामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला होना। आंत की असामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला होना, यह दोस्तों क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रवाहिका कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रवाहिका कहलाता है। ठीक है, अगला दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, क्या है? मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है कि मेटाबॉलिज्म जो दोस्तों होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपचय, एक होता है उपचय। मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है अपचय, एक होता है उपचय। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, देखेंगे आप सभी लोग, बड़े एवं जटिल अणुओं को छोटे एवं सरल अणुओं में बदलना कहलाता है। बड़े एवं जटिल अणुओं को छोटे एवं सरल अणुओं में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? देखें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बड़े एवं जटिल अणु को किस में बदला जा रहा है दोस्तों? छोटे एवं सरल अणुओं में। तब यह दोस्तों क्या कहलाएगा? अपचय कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? अपचय। और दोस्तों सरल अणुओं को जब क्या करते हैं? जटिल अणुओं में, किसमें दोस्तों? सरल अणुओं को जटिल अणुओं में बदला जाता है या निर्माण किया जाता है, तब दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उपचय कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, हाँ अगला पॉइंट क्या है? जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं उसे कहते हैं, जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? संतुलित आहार। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार। चलिए अगला पॉइंट, सुनहरे धान या गोल्डन राइस। सुनहरे धान या गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? सुनहरे चावल या सुनहरे धान या गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, टमाटर का रंग। टमाटर का जो रंग है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? लाइकोपीन नामक रसायन के कारण टमाटर का जो रंग है दोस्तों वह लाल होता है। किसके कारण दोस्तों? तो लाइकोपीन नामक वर्णक या रसायन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों दूध पिलाने वाली जो माँ है उसको प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी दोस्तों? प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है? मांसपेशियों में जो थकान होती है दोस्तों वह लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के एकत्रण के कारण होती है। मांसपेशियों में जो थकान होती है दोस्तों वह किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण या इकट्ठा होने के कारण। ठीक है दोस्तों, आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव या मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है दोस्तों? डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। अगला पॉइंट दोस्तों, विटामिन ए या रेटिनॉल के स्रोत। विटामिन ए का स्रोत क्या है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम तो आपको पता है क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसका जो स्रोत होता है दोस्तों वह क्या है? धनिया, पका आम, गाजर, पपीता, दूध, अंडे आदि दोस्तों यह क्या है? यह सब विटामिन ए के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से होने वाले 3 रोगों के नाम। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से होने वाले 3 बीमारियों के नाम। तो दोस्तों 3 रोगों के नाम क्या क्या है? एक रतौंधी है, एक आपका क्या है? जीरोप्थैल्मिया है, एक आपका क्या है? डर्मेटोसिस है। क्या है दोस्तों? रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, डर्मेटोसिस। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आप सभी लोग दोस्तों इस महत्वपूर्ण टॉपिक को नोट करते हुए चले दोस्तों। आप सभी लोग दोस्तों आज की इस क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन तथ्यों को नोट करते हुए चले दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके दोस्तों। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चले, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों
दोस्तों क्या है, विटामिन B1 के स्रोत। विटामिन B1 के स्रोत दोस्तों क्या है, विटामिन B1 के स्रोत दूध, मांस, अंडा, यकृत, अनाज के छिलके एवं हरी सब्जियां, यह दोस्तों विटामिन B1 के स्रोत हैं। दूध, मांस, अंडा, यकृत, अनाज के छिलके एवं हरे सब्जियां। ठीक है दोस्तों अगर बात करते हैं विटामिन ए, तो विटामिन जो B1 होती है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो यह तो आपको पता है कि रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग दोस्तों, रतौंधी। अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन B1, तो दोस्तों विटामिन जो B1 होती है उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी रोग जो रोग है दोस्तों यह विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम। B3 नहीं है दोस्तों, B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। तो दोस्तों विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वह दोस्तों क्या है, राइबोफ्लेविन है। क्या है दोस्तों, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों विटामिन B3, तो दोस्तों विटामिन जो B3 का रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है दोस्तों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम, तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह क्या होता है, नियासिन। क्या होता है दोस्तों, नियासिन। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन B6, इसको आप सभी लोग नोट करते हुए चलें दोस्तों, इसको आप सभी लोग नोट करते हुए चलें जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, और आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि आप सभी लोगों की संख्या बढ़ सके दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें दोस्तों, जिससे कि आप सभी लोगों की संख्या बढ़ सके। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए अगला पॉइंट, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है दोस्तों, पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है दोस्तों, साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है दोस्तों, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों जो विटामिन B12 है इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया है इसी क्लास में, क्या पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में दोस्तों क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों विटामिन B12 इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो इसकी कमी से रक्त अल्पता यानी कि रक्त में कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, रक्त अल्पता। जैसा कि अभी मैंने बताया दोस्तों, रक्त अल्पता नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, रक्त अल्पता नामक विटामिन किस विटामिन से होता है, तो यह दोस्तों जो बीमारी है वह बीमारी B12 की कमी से होती है। रक्त अल्पता नामक बीमारी किस विटामिन से होती है दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता या दोस्तों क्या होता है, खून की कमी नामक बीमारी हो जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है, विटामिन सी के स्रोत। दोस्तों विटामिन सी के स्रोत क्या हैं, नींबू हो गया, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, पत्ता गोभी हो गया आदि दोस्तों यह क्या है, विटामिन सी के स्रोत। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया है कि विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं वह दोस्तों क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों तो रट गया होगा आप सभी लोगों को। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह तो आप सभी लोगों को क्या हो गया दोस्तों, रट गया होगा। क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों,
क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? सूखा रोग या रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो सूखा या रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और दोस्तों इसका जो स्रोत होता है वह क्या होता है? अंडे, शार्क एवं कार्ड जो मछली होते हैं दोस्तों, उस मछली के यकृत के तेल, ये सब दोस्तों क्या है? विटामिन डी के स्रोत। और दोस्तों जो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वह दोस्तों क्या होता है? सूर्य का धूप। क्या होता है दोस्तों? सूर्य का धूप। इसीलिए विटामिन डी को दोस्तों धूप का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से अभी मैंने बताया दोस्तों, बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर बात करते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी का, हाँ नोट करते हुए चले दोस्तों, आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? कैल्सिफेरॉल होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ई के स्रोत दोस्तों, विटामिन ई के स्रोत क्या होते हैं? गेहूं के अंकुर तेल, धान की भूसी के तेल, वनस्पति तेल, विशेषकर सोयाबीन के तेल, ये दोस्तों क्या हैं? विटामिन ई के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर बात करते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है दोस्तों? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? विटामिन के का स्रोत। विटामिन के का स्रोत क्या है दोस्तों? हरे पत्तेदार सब्जियां एवं चुकंदर। हरे पत्तेदार सब्जियां एवं चुकंदर, यह दोस्तों विटामिन के का स्रोत होता है। हरे पत्तेदार सब्जियां एवं क्या दोस्तों? एवं चुकंदर। उसके बाद साथ साथ दोस्तों दूध तथा दूध से बने उत्पाद, ये सब दोस्तों विटामिन के स्रोत होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम, तो दोस्तों विटामिन के का नाम रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? नेप्थोकिनोन होता है। क्या होता है दोस्तों? नेप्थोकिनोन या फिलोकिनोन। ठीक है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रासायनिक नाम नेप्थोकिनोन या फिलोकिनोन। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का को जमाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन के रक्त के थक्का को जमाने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रोटीन की कमी से किन्हीं दो रोगों के नाम, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस और क्वार्सिकोर रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस और क्वार्सिकोर रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाते हैं दोस्तों? मेरेस्मस और क्वार्सिकोर रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आप सभी लोग ज़रूर बताएं दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।